नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार गुरनानी उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो सिंबल जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो सिंबल जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर कहलाता है, और जिन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 25 प्लस 30। तो यहां पे जो प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर है, और 25 और 30 क्या हुए हमारे लिए ऑपरेंड्स। तो यहां पे 25 और 30 हो गए ऑपरेंड्स, और प्लस क्या हो गया हमारे लिए ऑपरेटर। अब हम एक और चीज के बारे में या ऑपरेटर की एक और चीज प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं यहां पे, जैसे मैं लिख रहा हूं 25 मल्टीप्लाई 3। तो यहां पे मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है ये लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड होता है उसको मल्टीप्लाई करता है राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से। तो यहां पे इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें, मैं यहां पे लिख रहा हूं 100 डिवाइड बाय 20। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है 100 उसमें 20 का डिवाइड किया जाएगा। इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। बट अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, जैसे मैं किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं num इक्वल टू 25। तो ये 25 वैल्यू स्टोर की जा रही है num के अंदर। num एक मेरे लिए वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो यहां पे राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। यहां पे अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं x इक्वल टू 50। तो यहां पे 50 को स्टोर किया जा रहा है x के अंदर। या अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा x इक्वल टू वाई, तो यहां पे y की वैल्यू को x में स्टोर किया जा रहा है, इसलिए इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। ये वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करता है, या किसी एक्सप्रेशन को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। यहां पे अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले हम वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो b की वैल्यू को a में स्टोर किया जा रहा है। पाइथन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट भी होते हैं, यानी हम यहां पे एक साथ बहुत सारे वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहां पे देख रहे हैं, ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर पाइथन आइडल को हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं x इक्वल टू 20। तो मैं वेरिएबल x के अंदर 20 को स्टोर कर रहा हूं। हम यहां पे इंटरैक्टिव मोड के अंदर काम कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू को चेक करता हूं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। अब हम यहां पे लिख रहे हैं y इक्वल टू x।
तो ये मेरे लिए एक्सप्रेशन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, y की। x हमारे लिए प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैं अगर y की वैल्यू को चेक करता हूं तो y की वैल्यू भी 20 आ जाएगी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं y इक्वल टू z, अब यहाँ पे z हमारे पास कोई वेरिएबल अभी तक नहीं बनाया है। क्या z के पास कोई वैल्यू है, नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एरर किस लिए आई है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, यानी z की वैल्यू को y में असाइन करेगा, बट यहाँ पे z तो हमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, या लेफ्ट साइड का वेरिएबल होता है और एक राइट साइड का होगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है जिसको हम लिटरल्स भी कहते हैं। इसके अलावा कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, जैसे 50 इक्वल टू 25, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट लिटरल टर्म है। तो 25 को मैं 50 के अंदर तो असाइन नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मल्टीपल असाइनमेंट। अब यहां पे मैंने टर्म लिख रहा हूं a, b, c इक्वल टू 55, 77, 22। 55 को वेरिएबल a में स्टोर करेगा, 77 को वेरिएबल b के अंदर स्टोर होगा, और 22 वेरिएबल c के अंदर स्टोर होगा। पाइथन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं टर्म लिख रहा हूं 100 इक्वल टू VAL। अगर मैं टर्म कुछ ऐसे लिखता, VAL एक वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर मुझे अगर 100 असाइन करने हैं तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक वैलिड स्टेटमेंट है, यानी 100 को हम VAL के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे 100 इक्वल टू VAL लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास एरर। सिमिलरली कोई एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड की कंप्लीटली वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 एक वैलिड स्टेटमेंट है। जबकि अगर मैं इस चीज को उल्टा लिख दूं, यानी P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, तो यहां पे ये एक एरर है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल को किसी एक्सप्रेशन के अंदर हम असाइन नहीं कर सकते। ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। चलो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम यहां पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा x इक्वल टू 100, तो ये मेरे लिए एक वैलिड स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को चेक करूंगा तो मेरे को 100 रिटर्न मिलेगा, मेरे को यहाँ पे आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, 100। बट अगर मैं यहाँ पे 200 इक्वल टू y करता हूँ, अब ये वेरिएबल y है, वेरिएबल y को 200 के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर वेरिएबल स्टोर नहीं हो सकता है। तो ये क्या जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें मल्टीपल असाइनमेंट्स की, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू c। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ और वैल्यू होगी हमारे पास 55, 33, 77। मैं यहाँ पे a, b, c इक्वल टू 55, 33, 77 में एक्सप्रेशन लिखा और मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ अब एंटर।
अब अगर हम बात करें कि एक एक करके वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक किया जाए, तो अगर मैं ए की वैल्यू को चेक करता हूं तो मेरे पास आता है 55, बी की वैल्यू को चेक करता हूं तो मेरे पास आता है 33 और सी की वैल्यू को चेक करता हूं तो मेरे पास आता है 77। यानी हम पाइथन के अंदर एक साथ कई वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन की। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोई एरिया कैलकुलेट करता हूँ। मान लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई हम दे रहे हैं। तो एल की वैल्यू मैंने दे दी 100 और मैं यहाँ पे बी की वैल्यू दे रहा हूँ 40 और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। मैंने एल इंटू बी लिखा तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ एरिया, यहाँ प्रिंट कराता हूँ एरिया की वैल्यू, तो यहाँ तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली वेरिएबल एरिया को वैल्यू चेक करना चाहूँ तो इसकी 4000 आती है। बट अगर इसी एक्सप्रेशन को मैंने अगर ऐसे लिखा एल इंटू बी इक्वल टू एरिया, तो ये एक मेरे लिए इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एरिया की वैल्यू एल इंटू बी के अंदर स्टोर करना इम्पॉसिबल बात है, हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें एल इंटू बी सबसे पहले कैलकुलेट होगा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो वेरिएबल एरिया के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद तो आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन और एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब प्लस ऑपरेटर किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाने के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीप्लाई दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के लिए हम यूज में लेते हैं। और डिवाइड, अगर मुझे एक वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू का डिवाइड यानी भाग देना है तो हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर और एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा पाइथन जो इंटरप्रेटर है इसको एक बार वापस रीस्टार्ट करता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे वापस से इसको स्टार्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल से जो हमारे पास ऑपरेटर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो फटाफट इन चीज़ों को देखते हैं क्योंकि ये बड़े सिंपल से ऑपरेटर हैं। हमने कई बार इसको यूज़ किया है मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे मैं 45 के अंदर 10 को ऐड करना चाहता हूँ तो 45 प्लस 10 हमारे लिए 55 आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर 55 माइनस 25 करूँगा तो ये हमारे लिए 30 रिजल्ट दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 12 करता हूँ तो ये आ जाएगा 240। और मैं यहाँ पे 100 डिवाइड 5 करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होती है कि डिवाइड जो ऑपरेटर होता है ये रिजल्ट को रिटर्न करता है फ्लोट के अंदर। किस में रिटर्न करता है? फ्लोट के अंदर। फ्लोट वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू होती है उसको हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 20.0 आया। ये कैसी वैल्यू है? फ्लोट। अब हमारे पास जो लैंग्वेजेस यूज में लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज, यहां पे ऑपरेटर डिपेंड करता है हमारे पास डेटा के टाइप के ऊपर। अभी अगर हम बात करें तो 100 एक इंटीजर वैल्यू है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। 5 एक इंटीजर वैल्यू है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है, फिर भी रिजल्ट क्या आया? फ्लोट आया। जबकि अगर मैं यही एक्सप्रेशन C++ या जावा के अंदर लिखता तो इन तीनों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही रूल को फॉलो करती है। इंटीजर के साथ कोई अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दूसरी वैल्यू इंटीजर होती है तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 डिवाइड बाय 5 तो
यहाँ पे 20 मिलेगा। या अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3। क्या मिलेगा? 3। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होगा। पाइथन के अंदर हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न होती है। मैं यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3.33333 ऐसी वैल्यू आएगी, यानी ये रिटर्न क्या कर रहा है? फ्लोट वैल्यू कर रहा है। अब यहाँ पाइथन के अंदर अगर मुझे इंटीजर वैल्यू पे रिजल्ट चाहिए या इंटीजर ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, या मैं कह रहा हूँ कि मुझे आउटपुट के अंदर इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, यानी फ्लोट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए डिवाइड के बाद, तो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर दिया गया है जिसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन, या हम उसको इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर डिवीजन कैसे होता है? जैसे मुझे इंटीजर डिवीजन 10 डिवाइड, अब यहाँ पे 2 बार हम स्लैश को यूज करते हैं और अब मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर के अंदर, तो इसको हम फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन कहते हैं। तो ये मेरे लिए, अभी मैं यहाँ पे इंटीजर डिवीजन लिखूंगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इंटीजर के अंदर रिटर्न करेगा। इंटीजर वो वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू को रीड नहीं किया जाता या प्रोसेस नहीं किया जाता। जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है वही रिटर्न होती है, इसलिए हम इसको इंटीजर डिवीजन कहते हैं। या अब इसको फ्लोर डिवीजन क्यों कहा जाता है? तो देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लोर और दूसरी होती है सीलिंग। तो सीलिंग मतलब अपर लिमिट और फ्लोर मतलब लोअर लिमिट, है ना। अब 3.333 की लोअर लिमिट क्या होगी? 3 होगी, इसलिए इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू को हटाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर ये चीज़ नेगेटिव में हो तो क्या होगा? अब यहां पे देखते हैं। अब फ्लोर डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं माइनस के अंदर अगर कोई वैल्यू ले रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया -25, मैं यहां पे -25 फ्लोर डिवीजन और मैं यहां पे लिख रहा हूं 6। अब यहां पे 6 का डिवाइड करेंगे -25 के अंदर, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स आएगा, है ना। तो पॉइंट के अंदर वैल्यू होगी। एक तरह से अपन इस चीज को समझेंगे, मैं यहाँ पे माइनस की जगह अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है, तो प्लस का रिजल्ट चेक करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? तो हमारे पास आता है 4। लेकिन मैं अगर -25 इंटीजर डिवीजन और मैं यहाँ 6 प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आता है -5। यहाँ पे -5 क्यों आया? क्योंकि अगर हम स्केल देखें, देखो यहाँ पे 0, फिर हम जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, राइट हैंड साइड सॉरी मूव करते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज होती रहती है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कैसी वैल्यू होती है? -1 -2 -3 -4 -5। मैं यहाँ पे इसको फ्लोर डिवीजन क्यों कहते हैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम यहाँ पे इनको फ्लोर डिवीजन क्यों कहते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए? 0 न्यूट्रल वैल्यू है। अब अगर रिजल्ट 4 पॉइंट समथिंग आया, रिजल्ट 4 पॉइंट मान लेते हैं कि 23 आया या 4.25 आया, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी उससे छोटी वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। तो 4 और 5 के बीच में वैल्यू है, तो मैंने मूव कहाँ किया? लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, क्योंकि जो फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर मतलब लोअर लिमिट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 4 आ जाएगी। अगर वैल्यू 4 और 5 के बीच में है, 4.3 है, तो हम मूव कहाँ करेंगे? 4 की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि -5 और -4 के बीच में वैल्यू थी 4 पॉइंट मान लेते हैं 25, ठीक है, या अगेन हम 4.3 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हम मूव किस तरफ करेंगे? लोअर लिमिट की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो इसलिए रिजल्ट क्या आया हमारे पास? -5 आया। यहां पे इस चीज को वापस एग्जांपल पे समझते हैं। मैं यहां पे -10 डिवाइड 3 करता हूं तो ये यहां पे -4 देता है। लोअर लिमिट क्या होगी? देखो अब यहां पे -3.33, इधर है -4 और इधर होगा हमारे पास -3, ठीक है। अब ये किस तरफ मूव करेगा?
लोअर लिमिट की तरफ, फ्लोर वैल्यू की तरफ। तो फ्लोर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -4। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 और 4 के बीच में अगर वैल्यू होती 3.33, तो अब इसकी लोअर लिमिट क्या होती, 3 होती। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वैल्यू जो है वो एक कम हो रही है, और नेगेटिव के अंदर -4 छोटा होता है -3 से। इसलिए इस चीज का हमको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव के अंदर ये वैल्यू आएगी और पॉजिटिव के अंदर क्या वैल्यू आती है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है रिमाइंडर, रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे 25 मॉड्यूलस 6 करता हूं, 7 करते हैं, 25 मॉड्यूलस मैं यहां पे 7 कर रहा हूं, तो मैं यहां पे 7 का डिवाइड करूंगा 25 के अंदर। यहां पे डिवाइड 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। तो यहां पे ये 4 क्या है मेरे लिए, रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब हम शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद अगर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन को यूज करूंगा। अगर मुझे रिमाइंडर वैल्यू चाहिए तो मैं परसेंटेज के साइन को यूज करूंगा, और अगर मुझे फ्लोट के अंदर चाहिए तो मैं सिंपल डिवाइड को यूज करूंगा। तो यहाँ पे हमको कंप्लीट रेंज मिलती है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम फ्लोट डिवीजन को भी देख सकते हैं, इंटीजर डिवीजन को भी देख सकते हैं और रिमाइंडर को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर को देखते हैं हम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन इसी एग्जांपल को देखते हैं, 25 डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड नहीं, यहाँ पे सॉरी मुझे परफॉर्म करना था 25 मॉड्यूलस 7। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लेना चाहता हूँ 18 मॉड्यूलस 5। तो यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, शेषफल रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 का भाग 25 में लगा रहा हूँ, 25 के अंदर 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिटर्न क्या आ रहा है हमारे पास, रिमाइंडर। ये 4 क्या है मेरे लिए, रिमाइंडर यानी शेषफल है। क्लियर है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। फ्लोर डिवीजन जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और सिंपल डिवीजन क्या होगा, फ्लोट वैल्यू हमें रिटर्न करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये पावर को शो करता है। तो यहां पे अगर हम चेक करें एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या शो करता है, पावर को। तो यहां पे इस टेबल से हम इस चीज को समझ सकते हैं, ये प्लस जो है वो हमारे लिए एडिशन है, ये वैल्यूज को ऐड कर रहा है, माइनस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। इन सब की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। यहां पे अगर हम बात करें सिंपल डिवीजन, अगर सिंपल डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू किस में आएगी हमारे पास, फ्लोट के अंदर आएगी। अगर मैंने स्लैश को 2 बार यूज किया तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगेन इस चीज को हम इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं और फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर।
ये शेषफल यानी रिमाइंडर बताता है, और लास्ट हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ये पावर को शो करता है। अगर मुझे 5 की पावर 2 निकालनी है तो मुझे 5 एक्सपोनेंट 2 लिखना होगा, तो मुझे रिटर्न मिलेगा 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा इंटरप्रेटर को स्टार्ट किया और हम इंटरैक्टिव मोड के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं। डायरेक्ट वैल्यू पे स्टोर कर रहा हूं। अगर हम चाहें तो वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे x की पावर y निकालनी है, और मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 5 है और y जो है हमें 3। तो अब मुझे x की पावर y, तो x की पावर y को x एक्सपोनेंट y लिखूंगा। तो ये एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, डबल बार मल्टीप्लाई यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125। तो यहाँ पे x की पावर y यानी x की वैल्यू क्या है 25 है। x की वैल्यू क्या है 25, सॉरी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है 3। और मैं यहाँ पे x एक्सपोनेंट y लिख रहा हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ x की पावर y यानी 5 की पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और ये हमें रिटर्न करता है 125। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं डायरेक्टली वैल्यू पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, और इन वैल्यूज को किसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट मैं अभी अगर चेक करना चाहता हूं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स तक होगा, और हमको क्या रिटर्न मिलेगा 32 मिलेगा। एक बार देख लेते हैं 2 की पावर 5 कैसे लिखा जाएगा पाइथन के अंदर। 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5, ये हमें क्या रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू मिलती है हमें 32। तो ये हमारे लिए कौन सा ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। पावर कैलकुलेट करते हैं हम इससे। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी हमारे पास ऑपरेटर की, वो है रिलेशनल ऑपरेटर, और इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये दो वेरिएबल के बीच में या दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, यानी रिलेशन ट्रू है या रिलेशन फॉल्स। हम बात करेंगे दो वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किससे करते हैं, हम कंपेयर करते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये हमारे पास 6 ऑपरेटर होते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अब इनको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक एक, और क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25 इज ग्रेटर देन 12, 25 बड़ा है 12 से, 25 इज ग्रेटर देन 12। क्या मैं ये चीज़ सही कह रहा हूँ, क्या ये ट्रू है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये है फॉल्स। तो ये पाइथन भी हमें 25 ग्रेटर है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न मिलेगा ट्रू। अगर मैं ऐसा लिखता 12 इज ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे 12 जो है वो बड़ा है 25 से, नहीं, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 इज ग्रेटर देन 12, 12 है जो 12 से बड़ा है, ठीक है, 12 से ग्रेटर है। इज इट पॉसिबल कि 12 से बड़ा है? नहीं, ये चीज़ गलत है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या इसको रीड करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 12 से बड़ा है या बराबर है, बड़ा नहीं है बराबर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ट्रू। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 45 इज इक्वल टू 30, तो ये तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे तो आ जाएगी हमारे पास एरर। अगर मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 45 इक्वल टू 30 और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है कि 30 को असाइन किया जाए 45 के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे अगर मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि वो बराबर है या नहीं, तो हम यहाँ पे दो बार इक्वल टू लगाते हैं। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, ये दो वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 45 है जो 30 के बराबर है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप कहेंगे नहीं, 45 जो है वो बड़ा होता है, 45 इज ग्रेटर देन 30 इज नॉट इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, फॉल्स। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज को किसी वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर लिख दिया 10 और बी के अंदर मैंने स्टोर किया 20। यहाँ पे ए और बी के अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर कर चुका हूँ 10 और 20। अब अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर है, तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा फॉल्स, ए और बी बराबर नहीं है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इक्वल टू 20 और यहाँ पे लिखा मैंने b इक्वल टू c, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, रिटर्न 20, क्योंकि c की वैल्यू भी 20 है और b की वैल्यू भी 20 है, तो b और c जो है वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे अगर दो वैल्यू को इक्वलिटी चेक की जाती है, या अगर हम बात करें दो वैल्यू बराबर है या नहीं, तो हम यहाँ पे दो बार असाइनमेंट ऑपरेटर या दो बार इक्वल टू को यूज़ करते हैं। बट अगर हमें ये चेक किया जाए कि दो वैल्यू बराबर नहीं है, नहीं के लिए नॉट का जो साइन होता है वो हमारे पास ये साइन होता है, ठीक है। तो नॉट का साइन कैसा होता है हमारे लिए, नॉट का साइन होता है हमारे पास ये, और नॉट इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहता हूँ a इज नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब a b के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को चेक किया जाएगा, अगर सच में बराबर नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और बराबर है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब देखो, अगर हम b और c की बात करें, मैं लिख रहा हूं b इज नॉट इक्वल टू c, b और c की वैल्यू बराबर नहीं है, जबकि b और c क्या है, दोनों की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू भी 20 है और c की वैल्यू भी 20 है, और मैं कह रहा हूं b और c बराबर नहीं है, तो मैं तो गलत कह रहा हूं, तो यहां पे रिटर्न आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं b इज नॉट इक्वल टू a, b जो है वो a के बराबर नहीं है, b जो है वो a के बराबर नहीं है। अब b की वैल्यू को पहले चेक किया जाए, कितना आया हमारे पास 20, फिर a की वैल्यू को चेक किया जाएगा, कितना है हमारे पास 10, 20 इज नॉट इक्वल टू 10, 20 जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो ये सही कह रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को चेक करता है, यहाँ रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू जो है वो रिलेशन को ट्रू कर रही हैं, मतलब सही है, तो डेफिनेटली रिटर्न मिलता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर को अगर हम इस समझें तो यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर, और लास्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हम a और b की अलग अलग वैल्यू पे चेक करें, जहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20, मैं कह रहा हूँ 10 इज लेस देन 20, a जो है वो b से छोटा है, तो ट्रू है। यहाँ पे रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ a इज लेस देन और इक्वल टू b, a जो है यहाँ तो छोटा है यहाँ बराबर है, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलेगा, और जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो भी ट्रू मिलेगा। क्लियर है। ग्रेटर देन, पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए सेकेंड वैल्यू से, तो हमको रिटर्न मिलेगा ट्रू, अदरवाइज हमको क्या रिटर्न मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाता है, हम इस ऑपरेटर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन, ये इनवैलिड है ना। तो इक्वल टू जो है वो बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता। ये है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर
लॉजिक को चेक करता है। यानी हमारे पास 3 तरह के लॉजिक हैं, एंड और नॉट। अब लॉजिक जो है बेसिकली ये 0 1 या ट्रू फॉल्स पे देता है। अगर 1 की बात करें, 1 का मतलब होता है ट्रू, और अगर हम बात करें 0 का मतलब होता है फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। अब एंड ऑपरेटर 2 वैल्यूज के बीच में चेक करता है और रिजल्ट को डिसाइड करता है। यहाँ पे हमें बूलियन रिजल्ट मिलते हैं, ट्रू या फॉल्स मिलते हैं। अगेन रिलेशन ऑपरेटर की तरह ही मिलते हैं रिजल्ट। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस चीज को आप समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं। अगर स्टूडेंट के डिवीजन की बात करें, जब स्टूडेंट एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बाद टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, टोटल मार्क्स के बाद परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं, और उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड या फिर डिवीजन होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले सेकंड डिवीजन की बात करना चाहूंगा। किसकी बात करना चाहूंगा? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन का जो भी रूल होता है, अभी हम जो रूल डिसाइड कर रहे हैं उस चीज पे समझेंगे। अगर परसेंटेज जो है वो अबोव है या इक्वल है 60 के, तो फर्स्ट डिवीजन। अगर परसेंटेज अबोव है या इक्वल है 50 के और परसेंटेज कम है, सिक्सटी के, तो सेकंड डिवीजन। और परसेंटेज जो है वो 40 और 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन, और 40 से बिलो है तो फेल। बट अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेकंड डिवीजन की, तो सेकंड डिवीजन की कंडीशन क्या है? सेकंड डिवीजन की कंडीशन है परसेंटेज जो है वो 50 और 60 के बीच में होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड डिवीजन की कंडीशन है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सेकंड डिवीजन पास आउट है, तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो परसेंटेज जो है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सेकंड डिवीजन है, या हमारा सिस्टम या पाइथन इंटरप्रेटर कैसे डिसाइड करेगा कि सेकंड डिवीजन पास आउट है? तो मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के परसेंटेज जो हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक की परसेंटेज है 65, एक के परसेंटेज है हमारे पास 58, और एक के परसेंटेज है हमारे पास 42। अब सेकंड डिवीजन की कंडीशन क्या कहलाती है? सेकंड डिवीजन की कंडीशन कहती है कि जो परसेंटेज है वो 50 और 60 के बीच में होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे कैसे? तो यहां पे इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, परसेंटेज इज अबव, परसेंटेज इज अबव और इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज बिलो 60। परसेंटेज 60 से कम है और 50 या उससे ज़्यादा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, पहले एक एक करके सब एक्सप्रेशन कंडीशन को चेक करेंगे। 65 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो बात सबसे पहले 65 की करेंगे। ये कह रहा है परसेंटेज जो है वो ग्रेटर है 50 के, 50 से ज़्यादा है। क्या 65 जो है वो 50 से अबव है? बिल्कुल, यहां पे कंडीशन ट्रू है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है। अब बात करते हैं एंड, परसेंटेज 60 से कम है क्या? क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 से कम है क्या? नहीं, तो यहां पे है हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड चीज, तो यहां पे हमारे पास ट्रू और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो फॉल्स। अब इन दोनों में से एक वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो यानी ये जो परसेंटेज है 65 वाला स्टूडेंट वो सेकंड डिवीजन पास आउट नहीं है। सेकंड कंडीशन की बात करें 58, तो यहां पे परसेंटेज जो है वो अबव है 50 से, 50 से ज्यादा है, तो यहां पे आ रही है कंडीशन ट्रू। एंड
परसेंटेज है वो 60 से कम है क्या, क्या 58 की वैल्यू 60 से कम है, यहाँ पे आ गया ट्रू, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिटर्न क्या मिल जाएगा हमें, ट्रू मिल जाएगा। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। अब कंपैरिजन कैसे होता है उस चीज को समझते हैं हम। तो यहां पे देखो, यहां पे दो वेरिएबल हैं ए और बी। अब ए और बी की वैल्यू है ए फॉल्स और बी फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, है ना। अब ये ट्रू क्या होती है या फॉल्स क्या होती है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए एंड बी, अगर ए और बी की वैल्यू, ए एंड बी, ए एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भी फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स है दोनों में से, तो रिटर्न मिल जाएगा हमें फॉल्स। तो यहां पे अगर हम देखें ए एंड बी, तो दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, यहां पे ए की वैल्यू फॉल्स है, बी जो है वो ट्रू है, तो यहां पे भी फॉल्स, क्योंकि यहां पे ए फॉल्स हो गया, यहां पे ए की वैल्यू ट्रू है, बी फॉल्स है, तो रिटर्न में क्या आया हमारे पास फॉल्स, और यहां पे दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू, तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा हमें, ट्रू। अब इस चीज को समझिए, मान लेते हैं कि आप एग्जाम देने बैठे हो और एग्जाम देने के लिए आपके पास दो चीजें की जरूरत है, एक तो है आपके पास क्वेश्चन पेपर और सेकंड है आपका आंसर शीट। दोनों चीज होगी तो आप एग्जाम दे पाओगे। मान लेते हैं कि ए जो है आपका क्वेश्चन पेपर हो गया और बी जो है हमारे पास आंसर शीट हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन पेपर फॉल्स मतलब नहीं है और आंसर शीट भी नहीं है, क्या एग्जाम दे पाओगे, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं है, आंसर शीट है, तो क्या एग्जाम दे सकते हो, नहीं दे सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन पेपर है पर आंसर शीट नहीं है, क्या एग्जाम दे पाओगे, नहीं दे सकते। दोनों ही अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर शीट भी है, तो हम एग्जाम दे पाएंगे। तो एंड क्या करता है, दोनों वैल्यूज को चेक करता है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो रिटर्न मिल जाएगा फॉल्स। सिमिलरली अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर के अंदर ए और बी में से एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो रिटर्न में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू। और दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हैं, अगर यहाँ सारी वैल्यू फॉल्स है तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा हमें, फॉल्स मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे, वापस एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने के लिए मेरे पास दो पेन हैं, दोनों पेन वर्किंग में हैं या दोनों में से एक भी वर्किंग में नहीं है। अगर वर्किंग में नहीं है तो फॉल्स और वर्किंग में है तो ट्रू। तो मैं दो पेन लेके गया, है ना, एग्जाम देने के लिए मैं दो पेन लेके गया। अब पेन 1 और ये पेन 2 मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे ए जो की वैल्यू फॉल्स है मतलब वर्क नहीं कर रहा, बी का सेकंड पेन जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगा, नहीं दे सकता एग्जाम, क्योंकि दोनों ही पेन वर्क नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पेन वर्क नहीं कर रहा, सेकंड पेन वर्क कर रहा है, ट्रू, तो मैं एग्जाम दे दूंगा। फर्स्ट पेन वर्क कर रहा है बट सेकंड पेन वर्क नहीं कर रहा, कोई भी एक पेन से मैं काम कर सकता हूं, इसलिए यहां पे भी रिजल्ट में आया ट्रू। दोनों ही पेन वर्क कर रहे हैं तो मैं किसी से भी एग्जाम दे सकता हूं, तो यहां पे रिटर्न क्या मिला हमारे पास, ट्रू। अब अगर हम बात करें नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है एक तरीके से, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या होगा, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो ये उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स। तो ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इंप्लीमेंट अगर हम करना चाहें यहां पे, तो मैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रू या फॉल्स क्या होता है। ये एक बुलियन वैल्यू होती है, ठीक है, एक तो ये बुलियन वैल्यू होती है, हम किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ट्रू, बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ट्रू, या मैं बी की वैल्यू फॉल्स लिख देता हूं, ठीक है। और मैं यहां पे ए और बी करता हूं, अगर ए और बी करूंगा तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो रिटर्न क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पे ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे ए एंड बी करता हूं तो मुझे यहां पे हम इंडेंटेशन आया है, स्पेस आई है कहने का मतलब है, इसलिए एरर आई। तो ए एंड बी लिखता हूं तो मुझे रिटर्न में मिल जाएगा फॉल्स। अगर मैं यहां पे नॉट ए लिखता हूं
तो नॉट ए की वैल्यू क्या है ट्रू, तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट बी, तो बी की वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ट्रू या फॉल्स हम किसको कहते हैं, कौन सी वैल्यू ट्रू होती है और कौन सी वैल्यू फॉल्स होती है। तो फॉल्स वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, अगर किसी वेरिएबल के अंदर हमारे पास नन स्टोर है, या जैसे मैंने अभी एक वेरिएबल ए और बी जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर कराया था, तो एक वेरिएबल बी मैंने लिया था जिसके अंदर मैंने फॉल्स स्टोर कराया। तो किसी वेरिएबल के अंदर अगर आप फॉल्स वैल्यू डायरेक्टली स्टोर कराते हो तो वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। कोई भी न्यूमेरिक जीरो वैल्यू अगर किसी नंबर के अंदर, अब इस नंबर को भी समझते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ p इक्वल टू 0 और p की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब p में क्या स्टोर है, एक तरह से फॉल्स स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे नॉट p करता हूँ तो ये यहाँ पे ट्रू दे देगा, क्या दे देगा ट्रू दे देगा, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स है और फॉल्स का जो अपोजिट है वो क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। फिर एन एम्प्टी सीक्वेंस, हमारे पास डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस टाइप के डेटा होते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस एम्प्टी है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो भी उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। या फिर एम्प्टी मैपिंग, अगर डिक्शनरी जो है वो मैपिंग टाइप का डेटा टाइप है, तो अगर डिक्शनरी के अंदर एक भी वैल्यू स्टोर नहीं है, एक भी वैल्यू मैप नहीं है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी फॉल्स वैल्यू हो जाएगी। ट्रू, इनके अलावा सारी वैल्यूज क्या कंसीडर की जाती है ट्रू कंसीडर की जाती है। एग्जांपल हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हैं जिसमें p की वैल्यू फॉल्स है और q के अंदर मैं यहाँ पे 10 स्टोर करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं नॉट q करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स कर देगा। q का मतलब 10 है, q 10 है, 10 का मतलब q में कोई वैल्यू स्टोर है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जो अगर वैल्यू है तो मतलब ट्रू है और वैल्यू नहीं है जीरो है तो वो क्या है हमारे लिए फॉल्स है। तो ये होते हैं हमारे पास रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर। और अब हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इन ऑपरेटर हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, और नॉट इन का मतलब अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ट्रू हो जाएगी, अगर करती है तो फिर फॉल्स। इस चीज को समझते हैं। तो हम सबसे पहले इस पाइथन को एक बार क्लोज करके वापस से स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ 10, 20, 35, 60, 41, 82। तो यहाँ पे एक मैंने सीक्वेंस जनरेट कर दी है लिस्ट वेरिएबल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ 35 इन लिस्ट 1 के अंदर 35 है तो ट्रू, और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा 30 इन लिस्ट 1, 30 जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है, तो यहाँ पे 30 क्या इस लिस्ट 1 का मेंबर है, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा कि 75 नॉट इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 के अंदर 75 नहीं है तो ट्रू, 75 यहाँ पे है ही नहीं लिस्ट 1 के अंदर। और सिमिलरली मैंने अगर लिखा 41 नॉट इन लिस्ट 1, 41 जो है वो लिस्ट 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 41 तो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मैं ये नॉट इन जो है ये चेक करेगा क्या 41 लिस्ट में नहीं है क्या, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर 41 एग्जिस्ट करता है, तो ये रिटर्न कर देगा हमारे पास फॉल्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई वैल्यू पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं, मेंबर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू और नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या, कौन से ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली ही समझते हैं। अब
हर एक वेरिएबल के अंदर जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो डेफिनेटली वेरिएबल जो है किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को स्टोर करता है। अब उसकी मेमोरी लोकेशन को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल का एड्रेस क्या है या उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू दिया मैंने 100, तो यहाँ पे वेरिएबल a जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ होगा और जिस जगह स्टोर हुआ होगा उसका एड्रेस भी होगा। तो उस एड्रेस को चेक करने के लिए हम आईडी को यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पे आईडी चेक करता हूँ ए की, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, उसका ए का एड्रेस, ए का मेमोरी लोकेशन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे b इक्वल टू 200 दिया, तो अगर अब मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ b की, तो ये मेरे पास b का एड्रेस है, ये a का एड्रेस है और ये मेरे लिए क्या है, b का एड्रेस। क्लियर है। अब यहां पे अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर सेम है, ठीक है, यानी उनकी आइडेंटिटी सेम है, अगर एड्रेस सेम है, अगर यहां पे इफ किसी वेरिएबल की आईडी इक्वल है देन आइडेंटिटी ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। यहां पे मैच क्या की जाएगी, एड्रेस को मैच किया जाता है। अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे चेक करता हूं a इज b, a और b जो है वो बराबर है। मैं यहां पे चेक क्या करना चाहता हूं, a इज b, तो ये क्या इनकी आइडेंटिटी सेम है, नहीं, इनकी आइडेंटिटी सेम नहीं है, a का एड्रेस अलग है और b का एड्रेस अलग है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे c इक्वल टू 100 किया, c जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने 100 स्टोर किया और a के अंदर भी 100 स्टोर था। यहाँ पे वैल्यू को मैच नहीं किया जाएगा, उसके एड्रेस को मैच किया जाएगा। अब अगर मैं c का एड्रेस चेक करता हूँ, मैं अगर c का एड्रेस चेक करता हूँ तो यहाँ पे a का एड्रेस और c का एड्रेस दोनों की दोनों सेम है, यानी दो वेरिएबल के एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, सेम है। जब दो वेरिएबल के एड्रेस सेम है और मैं यहाँ पे चेक करूँगा c इज a या a इज c, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ a इक्वल टू b, फॉल्स, और a इक्वल टू c, ट्रू। तो आइडेंटिटी भी ट्रू है और इक्वलिटी भी ट्रू है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पे x1 करके एक लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ और इस लिस्ट के अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, 10, 20, 30, और मैं यहाँ पे x2 एक और लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ 10, 20, 30। तो यहाँ पे मैंने दो लिस्ट जनरेट कर दी, x1 और x2, जिनकी दोनों क्या है, एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, सेम है। बट मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ x1 इज x2, x1 और x2 के एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है फॉल्स, नहीं, सेम नहीं है। तो यानी कंपेयर क्या कर रहा है, एड्रेस चेक कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 करता हूँ, अगर x1 और x2 को मैं कंपेयर करता हूं तो और इस चीज को अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पे रिटर्न क्या आ रहा है, ट्रू। ये चीज ध्यान देना। अब इस क्या करता है, एड्रेस को चेक कर रहा है, इस क्या करता है, एड्रेस को चेक कर रहा है। अगर एड्रेस जो है सेम है तो ट्रू रिटर्न आ जाएगा, और एड्रेस जो है अलग अलग हैं, इनकी वैल्यूज सेम है वो कोई बात नहीं, पर इनके एड्रेस डेफिनेटली अलग हैं। अगर एड्रेस चेक करना है तो मैं आईडी फंक्शन को यूज करता हूं, आईडी, और मैं अगर x1 की आईडी चेक करता हूं तो ये हमारे पास x1 की आईडी है, और आईडी अगर मैं चेक करूं x2 की, यानी इन वेरिएबल्स के एड्रेस चेक कर रहा हूं, लोकेशन चेक कर रहा हूं, तो इन दोनों के लोकेशन क्या है, हमारे पास अलग अलग हैं। उन दो लोकेशन के ऊपर वैल्यू सेम है पर उनके लोकेशन अलग अलग हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, फॉल्स। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि दो वेरिएबल की लोकेशन सेम है या नहीं।
तो ये थे हमारे पाइथन के अंदर ऑपरेटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।